हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में वियिंग वांगजी से कह रहा था, लंजा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया है। लेकिन वांगजी ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगजी को याद था कि पहले जब वियिंग मरा था तो वो बिल्कुल अकेला था, लेकिन इस बार वांगजी ने सोच लिया था कि वो वियिंग को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वियिंग अभी भी नशे में था। वांगजी अपनी फिंगर्स उसके बालों में सहला रहा था और उसके लिए वही सॉन्ग गुनगुना रहा था। जैसे ही वियिंग होश में आता है वो वांगजी से कहता है, लंजा मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ ना, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन वांगजी उसे शांत करते हुए कहता है, तुम यही आराम करो वियिंग, मैं अभी आता हूँ। वांगजी वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वियिंग उससे कहता है, क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ रुक सकते हो, मैं अकेला नहीं होना चाहता। वांगजी वहीं उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है, मैं यही हूँ। वांगजी वियिंग के पास ही लेट गया था। वियिंग का हेड वांगजी के शोल्डर्स के नज़दीक था। वियिंग सो गया था, लेकिन वांगजी ने अभी भी अपना हाथ उससे नहीं हटाया था। वियिंग पहली बार इतनी चैन की नींद सो रहा था और वो खुद वांगजी के और नज़दीक चला जाता है। और उस दिन वियिंग को अपनी सारी पास्ट की बातें याद आ गई थी। वियिंग जब छोटा था और अपने रियल पेरेंट्स के साथ रहा करता था, एक दिन कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला किया। वियिंग के फादर ने उसे बचाने के लिए उसे वार्डरोब में बंद कर दिया था। वार्डरोब के एक छोटे से होल के थ्रू वियिंग देख सकता था कि बाहर क्या हो रहा है। ब्लैक कोट में कुछ लोग थे जिन्होंने वियिंग के मदर और उसके फादर को उसकी ही आंखों के सामने जान से मार दिया था। वियिंग वार्डरोब के अंदर बैठे हुए सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता था। उन लोगों के साथ 2 डॉग्स भी थे। जब उन्होंने वियिंग के मदर और फादर को मार दिया था तो वो डॉग्स बार बार वार्डरोब की तरफ भौंक रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि यहाँ कोई और भी है, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है, हमें ऑर्डर दिया गया था कि हम बच्चे को जिंदा ही छोड़ें, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए इससे पहले कि कोई हमें देख ले। लेकिन डॉग्स अभी भी वार्डरोब के पास जाकर भौंक रहे थे। वियिंग उस होल के थ्रू उनके नुकीले दांत देख सकता था। वो बहुत बुरी तरह डर रहा था। उसने अपनी आंखों को कवर कर लिया था। उसे लग रहा था कि शायद वो यहीं मर जाएगा। लेकिन तभी वो लोग उन डॉग्स को अपने साथ ले जाते हैं। पूरे घर में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। वियिंग अभी भी वार्डरोब के अंदर था और उसे नहीं पता था कि वो कब तक यहाँ रहेगा। फ्लोर पर पड़े हुए अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी की इमेज अभी भी उसके सामने से नहीं जा रही थी। जैसे ही वार्डरोब का डोर खुलता है तो वियिंग के सामने उसके अंकल जियांग थे, जो उसके डैड के बेस्ट फ्रेंड थे। वियिंग उन्हें पहचान गया था। अंकल जियांग उससे कहते हैं, आइंग चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। वियिंग रोते हुए उनसे कहता है, अंकल मुझे मेरे मॉम डैड चाहिए। अंकल जियांग उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो आइंग। उस दिन अंकल जियांग वियिंग को अपने साथ अपने घर ले आए थे। जिंगछा की मदर वियिंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिंगछा को भी शुरुआत में बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वियिंग की वजह से उसे अपने पेट डॉग्स को छोड़ना पड़ा था। सिर्फ यानली थी जिसने बचपन से ही वियिंग का ख्याल रखा था। अंकल जियांग ने वियिंग को जिंगछा के साथ रूम शेयर करने के लिए कहा था। जब वियिंग उसके पास गया तो जिंगछा ने उससे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, और अगर तुम मेरे रूम में रुके तो मैं एक बड़े डॉग को बुलाकर तुम्हें उससे बाइट करवा दूंगा। वियिंग उस दिन डर की वजह से वहाँ से बाहर चला गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जिंगछा उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। जिंगछा जब बाहर जाता है तो वो देखता है वियिंग 2 डॉग से डरकर भाग रहा था। जिंगछा तुरंत एक स्टिक हाथ में पकड़ता है और उन डॉग्स को वहाँ से भगा देता है। जिंगछा वियिंग से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वियिंग कहता है, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे डॉग से बाइट करवा दोगे, इसलिए मैं बाहर आ गया, मुझे डर लग रहा था। जिंगछा उससे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब घर चलो। रास्ते में जिंगछा उससे पूछता हुआ जाता है, तुम इतना डॉग से क्यों डरते हो? वियिंग उससे कहता है, डॉग्स ने मेरे पेरेंट्स को हर्ट किया था, इसलिए मुझे उनसे नफरत है। जिंगछा कहता है, तुम चिंता मत करो, आज से कोई भी डॉग तुम्हारे पास आए तो मैं उन्हें डराकर भगा दूंगा, तुम्हें बस हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जैसे जैसे वियिंग बड़ा होने लगा उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। हमेशा मैडम यू उसको लेकर अंकल जियांग से लड़ाई करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंकल जियांग ने वियिंग को इसीलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो चैंग से सैरन का बेटा था और अंकल जियांग का चैंग से सैरन से अफेयर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। जब वियिंग को लगने लगता कि उसकी वजह से लड़ाई हो रही है, हमेशा यानली ही उसके पास आती और उसे समझाती कि ऐसा कुछ नहीं है।
मैडम यू उससे भी उतना ही प्यार करती हैं जितनी जंगछा और यानली से। सब कुछ ऐसे ही चलने लगा था और इसी बीच यानली की लाइफ में जिन जुशियन आया। जिस दिन जिनलिंग पैदा हुआ वुयिंग और जंगछा दोनों बहुत खुश थे। जंगछा वुयिंग से कह रहा था, तुम्हें जिनलिंग को होल्ड करना नहीं आता, मुझे उसे पकड़ने दो। लेकिन वुयिंग उससे कहता है, तुम ऑलरेडी उसे बहुत देर के लिए पकड़ चुके हो, अब मेरी बारी है। वुयिंग जब यूनिवर्सिटी में था तब उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। न्यू एनवायरनमेंट उसे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था और उसके साथ उसका फ्रेंड ह्वासेंग जो हर गलत काम करने में उसका साथ देता था। वैसे तो ह्वासेंग अपने भाई से बहुत डरता था, लेकिन उनके पीठ पीछे सारे गलत काम किया करता था। वुयिंग चाहे कितना भी ड्रंक क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ फिजिकल नहीं होता था। उसे बस एक किस याद था जो स्कूल टाइम में म्याम्या ने उसके चीक्स पर किया था। वो किसी के भी इतना क्लोज नहीं गया था क्योंकि वो खुद के लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रहा था जो सच में उसकी परवाह करता हो, जो उसे उसके पेरेंट्स के प्यार की याद दिलाए। ऐसी ही एक रात थी जब वुयिंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था। वो ह्वासांग के साथ था। ह्वासांग ने भी वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया था। वुयिंग जंगछा को कॉल करता है जिससे जंगछा उसे घर पिक करने के लिए आ जाए, लेकिन जंगछा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। वुयिंग के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सड़कों पर ऐसे ही पैदल निकल जाता है कि तभी उसके पास एक कार रुकती है। उस कार में अंदर अंकल जांग और आंट यू थे। अंकल जांग उससे कहते हैं, आइंग, तुम्हारी आंट और मैं डिनर के लिए गए थे, हम अभी घर ही जा रहे थे, तुम भी हमारे साथ चलो। तभी आंट यू उसे देखकर कहती है, ये बहुत ड्रंक है। तभी अंकल जांग उससे कहता है, आइंग, तुम कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में छोड़ देता हूँ। वुयिंग तुरंत कार के अंदर आकर बैठ जाता है। वो इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो सीधे आँख बंद करके सो जाता है। अंकल जांग और आंट यू आपस में बातें कर रहे थे। वुयिंग को पता था कि वो अभी भी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। वुयिंग इतना नशे में था कि वो नहीं जानना चाहता था वो क्या बातें कर रहे हैं। तभी अचानक से आंट यू बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। अंकल जांग ने घबराते हुए कार के स्पिनिंग व्हील को टर्न किया और उस वक्त वुयिंग की जब आंखें खुली तो वुयिंग की जैसे पूरी दुनिया बदल गई थी। अंकल जांग और आंट यू दोनों खून से लथपथ पड़े थे। वुयिंग के थाइस के बीच में एक मेटल पीस आकर बुरी तरह गड़ गया था, लेकिन वो अपने लंगड़ाते हुए पैर से ही अंकल जांग के पास जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। उनकी कार का फ्रंट पार्ट पूरी तरीके से क्रश हो चुका था और हर जगह सिर्फ खून ही खून था। वुयिंग शायद बेहोश हो गया था क्योंकि जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल में था। जीजी उसके पास बैठी हुई थी और उससे कहती हैं, आइंग। यानली के पास वहाँ जंगछा भी बैठा हुआ था। जंगछा वुयिंग को होश में आता देखते ही तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे बेड से नीचे गिराते हुए कहता है, वो मर चुके हैं तुम्हारी वजह से। जंगछा बुरी तरह रो रहा था और उससे कह रहा था, मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने तुमसे कहा था वुयिंग, रात के समय बाहर मत जाना, इतना ड्रंक मत होना। तुमने ही मेरे पेरेंट्स को ये सब में धकेला। अगर तुम उन्हें रास्ते में नहीं मिले होते तो वो कभी इस तरफ नहीं आते, उनका एक्सीडेंट नहीं होता, सब तुम्हारी गलती है वुयिंग। उस दिन से जंगछा ने वुयिंग से कभी ठीक से बात नहीं की। यानली लेकिन वुयिंग को समझाती रहती थी, उसे समय दो वुयिंग, उसे भी पता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। आचेंग कभी भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता, वो भी तुम्हारी परवाह करता है। अब यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर था। जंगछा ने अपना खुद का अलग फ्लैट खरीद लिया था और वुयिंग एक शेयरिंग अपार्टमेंट में रहने लगा था जहाँ उसका रूममेट वेननिंग था। उन दोनों को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वेंचिंग हमेशा उनके लिए खाना बनाया करती थी। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और फिर एक दिन जंगछा वुयिंग को विजिट करने उसके अपार्टमेंट आता है। वुयिंग उसे देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया था, लेकिन जंगछा उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें विजिट करने नहीं आ सकता? मैंने तुम्हारा फ़ोन इतनी बार ट्राई किया पर तुमने नहीं उठाया। वुयिंग उससे कहता है, मुझे माफ़ कर देना जंगछा, लेकिन मुझे लगता था कि तुम मुझे अपने आसपास भी नहीं चाहते हो। उस दिन से जंगछा और वुयिंग में फिर से बातें होने लगी थी। अब एक दिन यानली और जिन जुशिन अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। वुयिंग को भी वहाँ इनवाइट किया गया था। वुयिंग बहुत खुश था, लेकिन तभी उसने जिन जुशिन के कजिन्स को आपस में बातें करते हुए सुना, जो कह रहे थे, ये वही वुयिंग है ना जो जांग फेंगमियान और यू जियान के एक्सीडेंट में शामिल था।
तभी दूसरा कज़िन कहता है, हाँ मैंने भी सुना है कि इसकी ड्रंक होने की वजह से कार क्रैश हो गई थी। मैं तो शॉक्ड हूँ कि जियांग यानली ने फिर भी इसे बुलाया। आखिरकार इसकी वजह से ही तो उनके पेरेंट्स की मौत हुई। वुयिंग को अब उस पार्टी में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो सीधे वाइन का ग्लास लेता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। तभी जंगशा उसके पास आकर कहता है, ड्रिंक करना बंद करो। तुम्हारी ड्रिंकिंग की वजह से कितना कुछ हो चुका है, अब तुम आजे को भी हर्ट करना चाहते हो। वुयिंग उससे कहता है, अगर तुम भी मुझे यहाँ नहीं चाहते तो बस कह दो, मैं चला जाऊँगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि बाकी सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जंगशा उससे कहता है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ख़ुद को एम्बैरस फील करा रहे हो? अगर तुम्हें किसी के कहने का फ़र्क नहीं पड़ता तो ड्रिंक क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी तुम्हारे बारे में कितनी सारी र्यूमर्स हैं। अगर लोग और बातें बनाने लगे तो मैं कैसे तुम्हें डिफेंड करूँगा? वो यूं कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझे डिफेंड करने की, बस मुझे अकेला छोड़ दो। जंगशा उससे कहता है, अब मैं समझा। अब जब तुम्हारे नए दोस्त बन गए हैं तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली की कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग उससे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जंगशा उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, हमें अपना फेस फिर से मत दिखाना। हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग की भी आंखों में अब बहुत गुस्सा दिखने लगा था। तभी यानली वहाँ आकर कहती है, आचिंग आइंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़ना बंद करो। वुयिंग को पता था कि यानली उससे बहुत डिसअपॉइंटेड होगी। वुयिंग अब एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुक सकता था। वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ जंगशा उससे कह रहा था, चले जाओ, हमें वैसे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वुयिंग एग्जिट पर आ गया था। उसे पता था कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने सोच रखा था कि वो जंगशा ही होगा जो उससे फालतू यूजलेस बातें करने आया होगा, और वुयिंग अभी ये सब नहीं सुनना चाहता था। वो थक चुका था। वुयिंग सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाला होता है कि तभी किसी ने उसके शोल्डर्स पर हाथ रखा। वुयिंग को फिर से लगा था कि वो जंगशा ही होगा। वुयिंग तुरंत पुश कर देता है बिना ये देखे कि पीछे कौन था। वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जंगशा नहीं बल्कि यानली थी। यानली का पैर स्लिप होता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। वुयिंग ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी जैसे नम हो गई थी। अगले ही पल यानली बिल्कुल फ्लोर पर आ गिरी थी और उसके सिर से बुरी तरह खून बह रहा था। यानली कोमा में चली गई थी। 1 महीना बीत गया था पर वो नहीं जागी थी। वो इंसिडेंट जिन जुशन की पूरी फैमिली के सामने हुआ था, इसीलिए सारे रिलेटिव्स वुयिंग को बुरा भला कहने लगे थे। जंगशा ने कहा था कि उसने फिर वुयिंग को आसपास भी देखा तो वो उसकी जान ले लेगा। सिर्फ जिन जुशन था जिसने वुयिंग को कुछ नहीं कहा था। जंगशा और वुयिंग को लड़ता हुआ देखकर भी उसने जंगशा को समझाया था कि आली कभी नहीं चाहेगी तुम दोनों लड़ो। और वुयिंग रोज़ रात नाइट क्लब जाया करता था। इतना ड्रिंक किया करता था कि वो खुद को ही भूल जाए। उसकी बॉडी से हमेशा अल्कोहल या सिगरेट्स की स्मेल होती थी। एक दिन जब वो नाइट क्लब में था, उसे पता भी नहीं था कि वो कितना ड्रिंक ले चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसने बारटेंडर से कहा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक चाहता है। उस ड्रिंक को लेने के बाद वुयिंग को नहीं पता था, लेकिन कोई था जो उसके पास आया और उसे खींचकर डांस फ्लोर तक ले गया। वुयिंग उस इंसान का नाम भी नहीं जानता था। वो टॉल था, उसके डार्क हेयर थे। वो वुयिंग को वेस्ट से पकड़ के अपने पास खींचता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उस पूरी रात वुयिंग को नहीं पता था कि वो किसके रूम में था। सुबह जब वो उठता है तो उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और कोई अननोन मैन उसके पास सोया हुआ था। वो कैसे भी मैनेज करते हुए वापस अपने घर आ जाता है। वो बाथरूम में बुरी तरह वॉमिटिंग कर रहा था। उसकी हालत देखकर वेनिंग उसके पास आता है। वेनिंग तुरंत वेंचिंग को वहाँ बुलाता है। जब वुयिंग को होश आता है तो वेंचिंग उससे कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा बॉडी वेट अल्कोहल से भरा पड़ा है। इतना ड्रिंक कौन करता है? वुयिंग उन दोनों से माफ़ी मांगता है। इस तरह कुछ दिन और बीत गए थे। एक दिन कैफ़े में वुयिंग का सामना मुशन्यू से हुआ, जो जिन जुशन का यंगर ब्रदर था। मुशन्यू से वुयिंग को पता चलता है कि जिन जुशन यानली को अमेरिका शिफ्ट करने वाला है। अब वुयिंग 23 साल का था। उसने सोचा कि वो अमेरिका जाएगा यानली को देखने के लिए। मुशन्यू ने उसे यानली का एड्रेस बता दिया था और साथ ही में अपने एक दोस्त शैन आयुएन से भी मिलवा दिया था। वुयिंग अमेरिका में उसी के साथ ही रूममेट बनकर रहने वाला था। वुयिंग चुप चुप कर हॉस्पिटल जाया करता था यानली को देखने के लिए। 2 साल बीत गया था लेकिन अभी तक यानली को होश नहीं आया था। जिनलिंग छोटा सा था लेकिन उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा था।
अब विंग की लाइफ में सिर्फ एक ही काम रह गया था, वर्क पर जाना, ड्रिंक करना और सोना। उसे सेक्स में कंफर्ट दिखने लगा था, जिस वजह से उसे खुद से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी। जब वो गुसु वापस लौटा तो वो 25 साल का था। अभी भी उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। और एक दिन उसे पता चला कि शैन आयुएन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुसु वापस आया है। शैन आयुएन ने सिटी में रेस्टोरेंट खोला हुआ था। अमेरिका में वुयिंग की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो वुयिंग उससे मिलने के लिए जाता है। शैन आयुएन ने उसे बताया कि वो गुसु वापस इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ गुसु के एक नए स्कूल में उसे हेड मास्टर बनने का ऑफ़र मिला था और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहता था। वुयिंग ने जब अपने बारे में उसे सब कुछ बताया तो शैन आयुएन ने उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जॉब ऑफ़र करना चाहता हूँ, क्या तुम उस स्कूल में टीचर बनना चाहोगे? वुयिंग को पता था कि उसकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन अंकल जियांग ने और उसके पेरेंट्स ने उसे एक बात सिखाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए वुयिंग, लेकिन कभी हार मत मानना। वुयिंग एक गहरी सांस लेता है और शैन आयुएन के ऑफ़र के लिए उसे हाँ कर देता है। वुयिंग अपनी नींद में बुरी तरह कांप रहा था। तभी वांग जी उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और उससे कहता है, वुयिंग सब कुछ ठीक है। वुयिंग घबराते हुए नींद से उठता है। जैसे ही वो वांग जी को सामने देखता है, उसे गले से लगा लेता है। उसके फोरहेड पर बहुत पसीना था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी अभी भी उसके बैग पर हाथ सहलाते हुए कहता है, सब ठीक है वुयिंग, मैं यहीं हूँ। वुयिंग को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था कि वो फिर से वांग जी के गोद में ही सो जाता है। तभी उसकी नज़र वहाँ लगी वॉल क्लॉक पर जाती है। टाइम बीतता जा रहा था। वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और लंजा से कहता है, लंजा मुझे तो स्कूल जाना था। वांग जी उससे कहता है, मैंने डॉक्टर वैन को ऑलरेडी कह दिया है, उन्होंने स्कूल को कॉल करके बता दिया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम नहीं जा पाओगे। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुमने एग्जैक्टली उसे क्या बताया? वांग जी कहता है, उन्हें ऑलरेडी पता था कि तुम ड्रिंक कर रहे थे। वो तुम्हारे अपार्टमेंट में भी गई थी, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है कि अब तुम ठीक हो। वुयिंग बेड से उठता है। उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। वो तुरंत वांग जी के वॉशरूम में जाता है और डोर लॉक कर लेता है। वांग जी बाहर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन वुयिंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम मुझे वॉमिटिंग करते हुए देखना चाहते हो? मैं वॉमिट करते हुए बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगता। वांग जी उससे कहता है, मजाक मत करो वुयिंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। दरवाज़ा खोलो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वुयिंग की नज़र अचानक से वांग जी के वॉशरूम की तरफ जाती है और वो सोचने लगता है, लंजा का बाथरूम भी इतना एक्सपेंसिव दिख रहा है, मेरे घर के पूरे रेंट से भी ज़्यादा महंगा होगा। वांग जी फिर से बाहर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और उससे कहता है, वुयिंग क्या हुआ? वुयिंग उससे कहता है, सॉरी लंजा, लेकिन तुम्हारा बाथरूम बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है, मैं तो उसकी ब्यूटी ही देख रहा हूँ। वांग जी फिर उससे कहता है, दरवाज़ा खोलो वुयिंग। वुयिंग कहता है, लंजा मुझे नहाने दो, क्या मैं तुम्हारा शावर यूज़ कर सकता हूँ? मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। वांग जी उससे कहता है, ठीक है। वुयिंग कहता है, लंजा तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा टूथब्रश हो तो प्लीज़ मुझे दे देना। वांग जी कहता है, बाथरूम में ही सेकंड ड्रॉर में रखा हुआ है, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ। वुयिंग फिर उसे आवाज़ देते हुए कहता है, लंजा क्या तुम अपने कुछ कपड़े भी मुझे दे सकते हो? वांग जी कहता है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वुयिंग जैसे ही शावर ऑन करता है, वो पूरी तरह ठंड से कांपने लगता है। शावर से इतना फ्रीजिंग कोल्ड वाटर आ रहा था, इतनी ठंड में भी। वो सोचने लगता है, लंजा को ठंड नहीं लगती क्या? इसका टेम्परेचर कैसे चेंज करना है? वो शावर का टेम्परेचर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन अब और भी ज़्यादा ठंडा पानी आने लगा था और वुयिंग ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके ऊपर बारिश हो रही हो। वुयिंग सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है? लंजा को अपना शावर फिक्स कराना होगा। वो शावर में और भी काफ़ी सारे बटन्स प्रेस करता है, लेकिन कहीं से फ्लैशलाइट्स ऑन हो रही थी तो कहीं से अजीब सा म्यूज़िक आ रहा था। वुयिंग सोचने लगता है, ये है क्या? ये शावर पानी गर्म करने के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। वुयिंग कैसे भी अपना शावर कंप्लीट करने के बाद उस फ्रीजिंग कोल्ड बाथरूम से बाहर आ जाता है। वुयिंग अपने गंदे कपड़े वहीं डाल देता है और वांग जी की टॉवल को अपने वेस्ट पर रैप कर लेता है। वुयिंग दरवाजे से बाहर झांक कर देखता है तो वांग जी के बेडरूम में कोई भी नहीं था।
वो बाहर आता है तो बेड पर कपड़े रखे हुए थे। वुयिंग ने सोचा था कि वांग जी ने उसके लिए कुछ शर्ट और पैंट्स निकाली होगी, लेकिन वांग जी ने तो पूरा आउटफिट ही रख दिया था, जिसमें अंडरवेयर थे, सॉक्स थे। वुयिंग के लिए उसने हेयर टाइज भी रखी थी, जिससे वो अपने बाल को भी बांध सके। वुयिंग ने तुरंत वो कपड़े पहन लिए थे जो उसे बहुत लूज आ रहे थे। वो नीचे की तरफ आ जाता है। वांग जी उसकी तरफ ही देखे जा रहा था, तो वुयिंग सोचने लगता है, क्या मैं सिली लग रहा हूँ? वांग जी उससे कहता है, क्या तुम्हें अब ठीक फील हो रहा है? वुयिंग उसे ऑलमोस्ट बताने ही वाला था कि उसके शावर ने क्या क्या डिज़ास्टर किए हैं, लेकिन वो अपना मुंह बंद ही रखता है और उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करता है जो वांग जी ने उसके लिए बनाया था। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।